आज हम क्लास 9th का वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो आप लोगों के कोर्स में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा क्या है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अभीष्ट आशय पूरी तरह से स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य किसी भी भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। वाक्य से बोलने या लिखने वाले का आशय बोध होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। उस समूह का पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात अब वाक्य की परिभाषा हम कहेंगे तो हम लिखेंगे कि शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। अब इस वाक्य के जो तत्व हैं, अब वाक्य के तत्व हैं आकांक्षा, योग्यता और क्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा किसे कहते हैं? तो बेटा वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं या इच्छा जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे सुरेश खाता है। अब इस वाक्य में से हम प्रश्न करेंगे कि सुरेश क्या खाता है। तो उत्तर हमें मिला रोटी खाता है या अन्य भी कुछ फल खाता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो हमारा रोटी क्या हो जाएगी बेटा? आकांक्षा हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा हमारा है योग्यता। अब वाक्य में योग्यता से तात्पर्य पदों के अर्थबोधन की क्षमता के सामर्थ्य से है। अर्थात जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या आ रहा है। जब प्रत्येक पद पर अर्थबोध की क्षमता होगी तो तभी क्या है वाक्य में योग्यता विद्यमान हो सकती है। जैसे चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है। अब वैसे तो व्याकरण की दृष्टि देखें तो वाक्य क्या है? सही है हमारा। तो चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है, पर अब हम योग्यता के आधार पर इसे हम देखेंगे तो चिड़िया पैर के सहारे चल तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? चिड़िया पंख के सहारे उड़ती है। होता तो ये योग्यता रख देता है यहाँ पर। अब पैर है तो ये यहाँ पर इस वाक्य में यहाँ पर हमारा योग्य नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? योग्यता हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है बेटा क्रम। अब हमारा क्रम जो है, क्रम किसको कहेंगे हम? कोई भी वाक्य जब हम लिख रहे हैं तो उसमें जितने भी हम शब्द लिख रहे हैं वो क्या है? एक क्रम में होनी चाहिए, जो निश्चित क्रम में हो। जैसे बाजार गया मैं। अब मैं भी है, बाजार भी है, गया भी, क्रिया भी है, सब कुछ है, कर्ता भी है, लेकिन अब क्या है? वाक्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चित क्रम में नहीं है। इसके बदले लिखेंगे मैं बाजार गया, तो क्या हो जाएगा? निश्चित क्रम हो जाएगा। तो ये क्या हो गए बेटा? वाक्य के अनिवार्य तत्व हो गए। अब हम देखेंगे बेटा इसके बाद हमारे आते हैं वाक्य की विशेषताएं। अर्थात वाक्य की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले है कि हमारा क्या होना चाहिए? पदों का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है? उचित क्रम में आना आवश्यक है। तीसरा है सार्थक शब्द होने चाहिए। चौथा हम कहते हैं कि उनमें आपस में निकटता होनी चाहिए। और पांचवा हमारा है जो वाक्य हम लिख रहे हैं वो अपने में पूरा या पूर्ण होना चाहिए। और छठा है वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक का मेल होना चाहिए। अगर इन सब का मेल नहीं होगा तो वाक्य हमारा अधूरा लगेगा। अब हम आते हैं वाक्य के अंग। अब जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग हैं कर्ता एवं क्रिया। इसके बिना वाक्य संभव नहीं है। अर्थात कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता और क्रिया दोनों होने हमारे लिए आवश्यक है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को कर रहा है। क्रिया जो काम हो रहा है। तो ये दोनों तो अवश्य ही होने हैं। जैसे मीरा नाचेगी, मीरा कर्ता हो गई, नाचना क्रिया हो गई। मोहन गाएगा, मोहन कर्ता है, गाएगा क्रिया है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक होते हैं। वाक्य के दो घटक हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं बेटा? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय कहलाता है उद्देश्य के बारे में जो भी बातें हम कहते हैं या उद्देश्य का विस्तार ही विधेय कहलाता है।
अब जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो श्याम जिसके बारे में, किसके बारे में कहा जा रहा है? श्याम के बारे में। तो ये उद्देश्य हो गया। बाजार से फल लिए क्या हो गया बेटा? विधेय हो गया, क्योंकि उसकी उद्देश्य की जो कहना चाह रहा है, जो उसने काम किया है, जो भी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? अन्य जिन शब्दों से स्पष्ट हो रही वो क्या कहलाए? विधेय कहलाए। अब देखिए वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है। पहला है आर्थिक दृष्टि से, दूसरा है रचना। ये तो वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टि से किया जाता है, आर्थिक की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। के भेद। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है। पहला है आर्थिक की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। तो आर्थिक की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा विस्मयवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा निषेधवाचक, छठा प्रश्नवाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। तो बेटा ये आपके कोर्स में है, ठीक है। रचना की दृष्टि से आपके कोर्स में नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो सबसे पहला जो वाक्य का भेद है बेटा वो है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, ठीक है। मिश्र वाक्य हो गया, मैंने कहा था कि वह जरूर आएगा। संयुक्त वाक्य, मैं आया और वह चला गया। अर्थात जिसमें क्या होगा बेटा? किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो रही है ये बताया जा रहा होगा, वो हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। अगर हम अपने आप पाठ के हिसाब से देखते हो तो कुत्ता भी गरीब जानवर है, ये भी क्या है बेटा? हमारा विधानवाचक है। इसके बाद निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं बेटा जिसमें कार्य के नहीं होने का बोध होता। विधानवाचक में क्या था? कार्य के होने का बोध होगा और निषेधवाचक में कार्य के नहीं होने का बोध होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे तुमने गाना नहीं गाया या तुम वहाँ नहीं गए। तो जहाँ पर नहीं शब्द, मत शब्द आएगा वो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। उसी तरह से आज्ञावाचक आया। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी को बेटा आज्ञा दे रहे हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम बैठ जाओ या तुम उत्तर दो। इस तरह से जो भी हम आज्ञा दे के काम करवा रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। इसके बाद आता हमारा प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम वहाँ क्यों गए थे। ये सब हमारे क्या होंगे बेटा? क्या, क्यों, कहाँ, किस आदि शब्द होंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। अब आता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। अब जिस वाक्य में, नाम से स्पष्ट है बेटा, जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वह गिर गया, अरे आश्चर्य हो रहा ना बेटा। और जैसे अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा। अब संयुक्त वाक्य में आया अरे मैं देख रहा था और वह गिर पड़ा। अब यहाँ किससे जुड़ा? और जुड़ा, तो संयुक्त हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? विस्मयवाचक। जैसे आह यह लो अपना ही घर आ गया, है ना। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। तो ये हमारे क्या आ गए बेटा? विस्मयवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? हमारा आश्चर्य का भाव, शोक का, हर्ष का, वाह क्या बात कही आपने, है ना बेटा। वाह हमारा ये क्या हो जाएंगे? हमारे विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा जिसमें ये शब्द आएंगे। इसके बाद आता संदेहवाचक। अब जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो रहा होगा वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे बेटा कि उसने काम कर लिया होगा या उसने पढ़ लिया होगा या मुझे लगता है कि वह आज नहीं आएगा। ये संदेह है कि वो आ भी सकता है, नहीं, वो संभावना हम प्रकट कर रहे हैं कि ये काम हो गया होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो ये संदेहवाचक वाक्य आ जाएगा। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य।
अब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं बेटा? जिसमें किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सफलता करो, ईश्वर करे कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, है ना। आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो और जीवन में आगे बढ़ो। तब इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? इच्छा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? किसी के लिए हम कामना कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या होंगे बेटा हमारे? जहाँ पर आएंगे वहाँ पर क्या होगा हमारा? इच्छावाचक वाक्य। जैसे अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? इच्छा कर रहे हैं ना। 2 बैलों की कथा जो हमने पढ़ा था उसमें था कि अगर इतनी मेहनत से काम नहीं होता तो हमसे और काम ले लेते, लेकिन फिर भी हमें अपने घर में ही रहने देते। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ो तो सफल होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, या यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे। अब इसमें क्या होगा बेटा? संकेतवाचक में इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम पढ़ो तो सफल होगे, संभावना है ना कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम सफल होगे। ठीक है, इन वाक्यों के दूसरे हिस्से की संभावना पर पहले हिस्से का अर्थ निर्भर करता है। इस कारण ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। ठीक है, या जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। तो ये हमारे क्या है बेटा? संकेतवाचक, क्योंकि पहले वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर ही निर्भर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अब हमारा आता है वाक्यों का रूपांतरण। किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। अर्थात एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? उसका मूल अर्थ तो बदलेंगे नहीं, लेकिन वाक्य को कहने का तरीका बदल जाएगा। तो वो क्या होगा? हमारा वाक्य रूपांतरण। अब पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाएगा? विधानवाचक है तुम जा रहे हो, क्रिया हो रही है। अब इसे प्रश्न करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? क्या तुम जा रहे हो? अब विधानवाचक है वह आ रहा है। प्रश्न विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य है जैसे तुम जा रहे हो, अब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? क्या तुम जा रहे हो। अब जैसे विधानवाचक में आया वह आ रहा है, अब प्रश्न बनाया क्या वह आ रहा है। या विधानवाचक वाक्य पटना बिहार की राजधानी है, प्रश्न में बनाएंगे क्या पटना बिहार की राजधानी, अर्थात क्या, क्यों, कौन, किससे आदि वाक्यों के द्वारा हम क्या करेंगे? आदि शब्दों के द्वारा हम क्या करेंगे? वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। इन वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरित किया गया है। इसके लिए क्या, कौन इत्यादि अवयव का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया गया। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन। अब विधानवाचक है सीता गीता से बड़ी है, अब निषेध में नहीं हम लगाते, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, तो गीता सीता से बड़ी नहीं है। उसी तरह से हमारा आया अपने देश के लिए प्रत्येक भारतीय जान दे सकता है। अब निषेधवाचक में हो गया अपने देश के लिए कौन भारतीय जान नहीं दे सकता। विधानवाचक वाक्यों का नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा लगा। निषेधवाचक में हो गया नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन बुरा नहीं लगा। तो इन वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए नहीं अवयव जोड़ा गया है जो वाक्य की निषेधात्मकता को स्पष्ट करता है। और बेटा इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं।